हाय। क्या स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की जगह होती है या क्या स्टॉक मार्केट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है या क्या स्टॉक मार्केट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है या स्टॉक मार्केट में सब कुछ बर्बाद हो जाता है या स्टॉक मार्केट में रातों रात करोड़पति हो जाते हैं। क्या स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छी जगह है पैसे कमाने के लिए या स्टॉक मार्केट बहुत ही ख़राब जगह है पैसे कमाने के लिए सारे निवेशों में। अगर आप भी इस तरह की बातें सोच रहे हैं और इस तरह के अगर कोई इस तरह के सवाल आपके मन में हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय वर्णवाल है और मैं पेशे से एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं स्टॉक मार्केट के इस सीरीज के दूसरे पार्ट को लेकर आपके सामने आया हूँ। जैसे पिछले पार्ट में हमने ये समझा था कि शेयर मार्केट क्यों होता है, क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी इस वीडियो के बाद उसको भी देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये बात करें कि अगर कोई भी चीज़ हमको अच्छे से सीखना है या जानना है तो उससे पहले हमारे मन में जो भी गलत चीज़ें भर दी गई हैं या गलत चीज़ें हमारे पास गलत जानकारी के रूप में हमारे पास है तो सबसे पहले उसको क्लियर करें। ठीक है। जैसे एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पे अगर एक आपको खूबसूरत मकान बनाना है तो पहले उसको हमको बराबर करनी, समतल करनी पड़ेगी, तब जो है उसका अच्छे से फाउंडेशन बन पाएगा। ठीक उसी तरह से शेयर मार्केट को लेके जितनी भी भ्रांतियां हैं जो किसी न किसी तरह से आप तक पहुंचाई गई है या किसी न किसी तरीके से आपके दिमाग में भरी गई हैं, सबसे पहले उसको क्लियर कर लें। तो आज इस वीडियो में मेन टॉपिक हम लोग इसी को कवर करेंगे, प्लस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को भी समझेंगे। यही मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो के माध्यम से। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ भर दी गई है कि स्टॉक मार्केट में रातों रात आप करोड़पति बन सकते हैं या स्टॉक मार्केट में आप पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं या स्टॉक मार्केट एक जुआ का अड्डा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट बिजनेसेस को फंडिंग मिल सके और हमारे आप जैसे लोग इन बिजनेसेस के हिस्सेदार बनकर और पैसे कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट ये है, वो कोई अड्डा नहीं है। अब कुछ सवाल ये है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट से बहुत ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद कर लेते हैं। तो ठीक है, पैसे बर्बाद कर लेते हैं, वो कहाँ से कौन सी गलती करते हैं वो हम लोग इस सीरीज़ में जानेंगे। अब पैसे कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग इस सीरीज़ में समझेंगे। वैसे तो बहुत ही ढेर सारी गलत इन्फॉर्मेशन अलग अलग माध्यमों से हम लोग तक पहुंचाई गई हैं, दिमाग भरी गई हैं और हम लोग इस सीरीज़ के माध्यम से उन सारी गलत इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस करेंगे, क्लियर करेंगे। उसके बाद हम फैसला लेंगे क्या करना क्या नहीं करना है। कुछ हमारे दिमाग में ऐसी भी चीज़ें भरी गई हैं कि स्टॉक मार्केट में जो लकी होता है वही सफल होता है। ऐसा कुछ नहीं है। लक का सफलता से कोई विशेष रिश्ता नहीं है। कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग में आप भी जानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग में एक चीज़ होती है कि जब हमसे कुछ अच्छा होता है या हम सफल होते हैं या किसी फील्ड में हम सक्सेस पाते हैं तो उसका क्रेडिट हम खुद को देते हैं। ये एक मेंटेलिटी है। बट जब हम किसी फील्ड में असफल होते हैं तो उसका क्रेडिट हम लक को दे देते हैं। तो ये एक ह्यूमन मेंटेलिटी है। यही सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में भी होता है। अगर स्टॉक मार्केट में कोई सफल हो गया तो हम बोलते हैं बहुत लकी है। अगर कोई असफल हो गया तो बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में नसीब ही ख़राब है या स्टॉक मार्केट गलत जगह है। तो क्या किसी के सुझाव पे हम स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं? जैसा आज मार्केट में बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से टिप्स सेलिंग का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है। तो क्या हम इन टिप्स सेलिंग या इन टिप्स के आधार पे भी कोई फैसला ले सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ही अच्छा रिलेटिव हमारा मार्केट का अच्छा जानकार है, एक्सपर्ट है और वो अगर हमको टिप देता है तो कुछ संभावनाएं हो सकती हैं कि उसके टिप्स हमारे लिए फ़ायदेमंद हों। बट अगर वो हमारा रिलेटिव भी नहीं है, हमारा भला भी नहीं चाहता या उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है अपना डिजिटल प्रोडक्ट को, डिजिटल इंगेजमेंट को बेचने के लिए, ठीक है, हमारे दिमाग में भर रहा है या टिप सेलिंग का काम कर रहा है, तो हम उसके बहकावे में न आए तो ज़्यादा बेहतर। हाँ, अगर सेबी रजिस्टर्ड कोई प्रोफेशनल है, कोई ऐसा एडवाइज़र है जो सेबी रजिस्टर्ड हो और वो हमको कुछ टिप देता है तो हम उस पर सोच सकते हैं। हालांकि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी हो सकता है कि टिप सेलिंग का काम करे, इसके चांसेज हैं दोस्तों। तो कोई ज़रूरी नहीं है। बट अगर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र अगर हमको कोई टिप देता है तो बाकी लोगों से तो बेहतर ही कहलाएगा।
एक्चुअली ये सारी बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं किसी न किसी माध्यम से, हमको पता भी नहीं चलता। इनके इतने हिडन एजेंडा होते हैं कि किसी न किसी तरह से एक वायरल कंटेंट बना के हम तक पहुंचाया जाता है कि फला स्टॉक बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है, फला स्टॉक बहुत तेज़ी से गिर रहा है, उस स्टॉक में पैसे कभी मत डालना, इस स्टॉक में डालो। तो ये सारी जो टिप सेलिंग के थियरीज़ हैं, इन पर हमको स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। टोटल इस तरह के सीरीज़ आप देखिए, और भी लोग हैं उनके भी सीरीज़ देखिए और पूरा लर्निंग लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है कोई फैसला लीजिए। अभी मैं आपको ऊबड़ खाबड़ ज़मीन या उसकी बातें कर रहा था, इसका सीधा मतलब क्या है देखिए। बहुत ढेर सारे लोग दिन भर टर्मिनल पे बैठ के और ट्रेडिंग करते हैं, दिन भर, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो वो क्या करते हैं बेसिकली कि दिन भर टर्मिनल बैठे रहते हैं और उन टर्मिनल पे जो वायरल बातें आसपास सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं या किसी के कहने पे सुनते हैं या कोई उनसे ज़्यादा दिनों से ट्रेडिंग कर रहा है उसकी बात सुन लेते हैं, तो उनका एक माइंडसेट बनता है और वहाँ पे वो ट्रेडिंग करते रहते हैं। वो दिन भर वो एक्चुअली एक सट्टे का काम है, यानी वो एक सट्टेबाजी करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले लगभग 95% लोग एक्चुअली सट्टा खेलते हैं। हाँ, जो 5% है वो करते हैं, वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। उनका इंट्राडे ट्रेडिंग वो एक्चुअली वो सट्टा खेलते हैं, तो उनका प्रॉफिट लॉस कहीं ना कहीं मेंटेन होता है। बट अगर आप बिगनर हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सोच भी रहे हैं या बहुत कन्विंस भी हैं कि हमको इंट्राडे ट्रेडिंग ही करनी है, तो सबसे पहले 10-15 दिन पेपर ट्रेड कर लें। अभी पेपर ट्रेड क्या होता है, मतलब कि जो भी ट्रेडिंग होती है उसको पहले पेपर पे कर लें, एक्सेल मेंटेन करके कर लें, 10 दिन 15 दिन कर लें, कौन सी तेज़ी है, मार्केट भी यही है, आप भी यही है, कंपनीज भी यही है। 10 दिन 15 दिन बाद हम करेंगे जब इंट्राडे ट्रेडिंग, जब पेपर ट्रेडिंग हम करेंगे या एक्सेल मेंटेन करके ट्रेडिंग करेंगे और उसमें हमको कोई बेनिफिट दिखाई देगा तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर लेंगे। 10 दिन बाद करेंगे, 15 दिन बाद करेंगे। अगर पेपर ट्रेड पे पैसा बनता है तो हम 10-15 दिन बाद भी कर सकते हैं, तो पहले पेपर ट्रेड कर लें। हालांकि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अभी बिगनर्स को के लिए सजेशन नहीं दूंगा, बट अगर आप बहुत माइंडसेट बना लिए हैं कि हमको इंट्राडे ट्रेडिंग ही करनी है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग से पहले पेपर ट्रेड कर लें, 10-15 दिन कर लें। अगर उस पेपर ट्रेड से आपको पैसा बनता दिख रहा है तो आप इसमें जाएँ, अदरवाइज ना जाएँ। क्योंकि अगर आप एक बार लॉस के चक्कर में फंस गए तो आप फंसते ही चले जाएंगे, फिर आपको कहीं से बेनिफिट दिखाई नहीं देगा। तो फिर पैसा कैसे बनेगा या कैसे बनता है, चलिए हम इस पर बात करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टॉक मार्केट के पीछे क्या है, बिजनेसेस हैं। ध्यान समझिएगा, स्टॉक मार्केट के पीछे क्या है, बिजनेसेस हैं। और उन बिजनेसेस को समय समय पे फंड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ कि आपने कोई एक बिजनेस सेटअप किया या कोई कंपनी कोई एक बिजनेस अपना लॉन्च करती है और वह बिजनेस उसका चल निकलता है या उसको बहुत अच्छे से करती है। और अगर वह कंपनी या उस कंपनी का ओनर एक एंटरप्रेन्योर की माइंडसेट रखता है, एक बिजनेसमैन की माइंडसेट रखता है कि हमको बिजनेस में ग्रो करना है। इससे ज़्यादातर हमारे इर्द गिर्द क्या होता है, पैसे कमाते हैं और प्रॉपर्टी वगैरह में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। बट अगर कोई ऐसी कंपनी है कि जो मतलब कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बंदा, कंपनी तो भी नहीं बनेगी, पहले तो बिजनेस करेगा और फिर उसका माइंडसेट है कि हमको बिजनेस को ग्रो करना है। आज हमारे पास 1 है, हम कल 2 करेंगे, 2 का 4 करेंगे, 4 का 8 करेंगे, 8 का 16 करेंगे। इन दैट केस वो क्या करता है कि अपने बिजनेस माइंड, अपने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को ग्रो करता है। और जब उसको 1 से 2 या 2 से 4 या 4 से 8 बिजनेसेस को मतलब एक्सपेंड करना होता है तो उसको फंड की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में क्या होता है कि वो अपना IPO लेके आता है और IPO लाने के बाद फिर उसको उस एडिशनल फंड की ज़रूरत, जो एडिशनल फंड की ज़रूरत है उसको, वो पैसे हम और आप जैसे लोगों से लेता है। अब इसका दूसरा पक्ष क्या है कि हम और आप जैसे लोग जो अपना खुद का व्यवसाय नहीं करना चाहते, हम साइड से कुछ इनकम करना चाहते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर जो प्रोग्रेसिव उसका बिजनेस मॉडल है उसमें अच्छे समझ के, मतलब जो हमको लगता है कि हमारे यहाँ पे ये बंदा अच्छा कंपनी है, अच्छा बंदा है, ईमानदार है, अच्छा काम कर रहा है, तो हम उसके बिजनेस में हिस्सेदार बन गए, शेयर खरीद के हिस्सेदार बन जाते हैं और उसको फंड की आवश्यकता होती है तो उसको फंड मिल जाती है और हमको उस प्रोग्रेसिव बिजनेस से बेनिफिट भी मिलती है। बट अगर वो बीच में अगर उसने वो बिजनेस को लापरवाही चलाता है, उसका बिजनेस लॉस होता है, तो हमको लॉस भी बियर करना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। आपके घर में ब्रिटानिया बिस्किट आती है, आप पिछले 10 सालों से 15 सालों से बिस्किट खा रहे हैं, ब्रिटानिया के बिस्किट खा रहे हैं या पार्ले जी बिस्किट खा रहे हैं। आप पिछले 15 सालों से खा रहे हैं। आप 15 साल पहले अगर ब्रिटानिया में आप इन्वेस्ट कर दिए होते, उसके स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए होते, आप सोचिए कहाँ होता।
तो कहने मतलब क्या है कि आज ब्रिटानिया या कोई भी ब्रांड जो है बनी है अपने देश में, वो पहले तो एक शुरू किया होगा ना, उसके बाद वो पूरे देश में फैल गई। तो अगर हम 15 साल पहले बिस्किट से या 15 साल से बिस्किट खा रहे हैं और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हम सेटिस्फाइड हैं, तो हम उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर दें तो आज हमारा पैसा बहुत ग्रो हो गया होता। तो पैसा एक्चुअली स्टॉक मार्केट में इसी तरह बनता है कि हम किसी बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं और जब उसमें देखते हैं कि उसमें ग्रोइंग सिम्टम्स हैं, या उसका जो भी फंड मैनेजर है, उसका जो भी ऑपरेटर है, उसका जो भी बिजनेस ओनर है, वो एक ईमानदार और मेहनती है और वो बिजनेस को ग्रो किए जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ग्रोइंग कंपनीज़ में जब हम पैसे डालते हैं तो हमारे पैसे डेफिनेटली ग्रो करते हैं। बट इसके लिए हम किसी टिप सेलिंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इर्द गिर्द जो बातें चल रही हैं उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अपने स्व विवेक से काम करेंगे, पैसे ज़रूर बनते हैं। सीधा सा मतलब है कि जिस बिजनेस में आपने पैसे निवेश किए हैं वह बिजनेस अगर ग्रो करेगा तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं कि जो बिजनेसेस होते हैं, जितने भी बिजनेसेस होते हैं, वो एक्चुअली पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ही आधार पे काम करते हैं। अगर किसी बिजनेस से पावर ऑफ कंपाउंडिंग निकाल दीजिए, वो बिजनेस ग्रो नहीं करता। जैसे एक छोटी सी बात होती है, आप देखते हैं कोई एक बिजनेसमैन है जो बहुत ही दिल से काम करता है, ईमानदारी से, मेहनत से काम करता है, और आप देखते हैं कि वो एक छोटा सा दुकान किया और उसे एक बहुत बड़ी कंपनी खोल लिया, कारखाने डाल दिए, फैक्ट्रीज डाल ली, बहुत अच्छे उसके सेल्स टीम बन गए, 1 से 2 शहरों में चला गया। कैसे? तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। और ये एक बेहतर उदाहरण है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, बिजनेस का। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि वो ट्रेडिंग करके, यानी फिजिकल गुड्स का ट्रेडिंग करके, ठीक है, सेल परचेज करके अपने कैपिटल को रोटेट करता रहता है। तो उसकी जो प्रॉफिट होती है, इनकम होती है, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि वो कंपाउंडिंग के रूप में, ठीक है, हम बहुत तेज़ी से ग्रो करती है और हमारा कैपिटल बहुत तेज ग्रो करता है। बैंक एफडी की बात करें, अगर आप कोई अमाउंट आप बैंक में एफडी में डाल देते हैं, एफडी करा देते हैं, तो बैंक क्या करती है? 5-6% आपको देती है, वो 20 साल का देती है। तो वहाँ पे कंपाउंडिंग होती है, बट सालाना होती है। बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में आप डेली बेस पे भी कंपाउंडिंग करते हैं, नई कंपनियाँ करती हैं, वीकली बेस पे भी करती हैं, मंथली बेस पे भी करती हैं। तमाम ऐसे कंपनीज़ हैं जो रेप्यूटेड हैं, वो हफ्ते में अपने पर्टिकुलर एक कैपिटल को रोटेट कर देती हैं। रोटेट करने का मतलब क्या? अगर उन्होंने 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया है तो हफ्ते में ही 5 करोड़ की सेल निकाल लेते हैं और फिर उसको नेक्स्ट वीक जो है वो 5 करोड़ की, यानी कि अगर हफ्ते में ही 5 करोड़ करती हैं तो महीने की 20 करोड़ की कंपाउंडिंग होती है। मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को और बेहतर समझाने के लिए मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ। देखिए, मैं गूगल खुल गया हूँ। आप यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर खोल लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये जो वेबसाइट है द कैलकुलेटर साइट्स, अब देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, यहाँ पे गूगल पे हमने कर लिया। यहाँ पे सीधा सा एग्जांपल लेते हैं। हम केवल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 1 लाख रुपए का, कि अगर 1 लाख रुपए का हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा नहीं, हम सिर्फ 2% की मार्जिन रखते हैं, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। सिर्फ 5 साल का हम एक टेन्योर लेके चल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे 2% ईयरली ना करके, अगर बिजनेस है ना तो हम वीकली कर लेते हैं, ठीक है, और 5 साल का हम लोग टेन्योर लेके चलते हैं। आप कैलकुलेट करिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या अमाउंट आया। देखिए यहाँ पे ये आपका देखिए 1,46,48,080 रुपये। 1 लाख की जो हमारी कैपिटल थी, ये जो हमारी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, सिर्फ 2% का हमने मार्जिन रखा है और वीकली रखा है, ठीक है। 1 लाख रुपए 2% वीकली रखा है। सिर्फ 5 सालों में हमारा कैपिटल 1,46,00,000 रुपया होता है। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब क्या होता है, कंपनियां जो है अपने प्रॉफिट्स को दोबारा निवेश कर देती हैं, यानी कि दोबारा उसको इन्वेस्ट कर देती हैं। हो गया कंपाउंडिंग। जो भी प्रॉफिट किया उसको दोबारा निवेश कर दिया। अब हम जो भी प्रॉफिट किए जा रहे हैं, हमारे कैपिटल को वो निवेश बढ़ाता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो प्रॉफिट, रेशियो ऑफ प्रॉफिट होगा वो भी बढ़ेगा। ऐसे में क्या होता है, एक और चीज़ होती है कि अगर कोई कंपनी वेल सेटल्ड हो जाती है, जब वो वेल सेटल्ड हो जाती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को, मतलब अपने लाभ को भी, अपने प्रॉफिट को भी, जो भी एडिशनल प्रॉफिट हुआ, उनका सरप्लस हुआ, उनको भी अपने शेयर होल्डर में बांट देती है, जिसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, लाभांश कहते हैं। यानी इस तरह से देखा जाए तो एक शेयर होल्डर को 2 तरह की प्रॉफिट होती है। एक तो वो होता है कि जिस स्टॉक में आपने पैसे डाले, वो स्टॉक जैसे जैसे ग्रो करेगा तो आपकी स्टॉक प्राइस, जो पर यूनिट प्राइस होगी, वो बढ़ती जाएगी। एक वो प्रॉफिट हो गया। प्लस जब कंपनी वेल सेटल हो जाती है 10 साल बाद, 20 साल, 15 साल बाद, तो वो आपको लाभांश भी, डिविडेंड भी देती है। यानी अपने बिजनेस के वेल सेटल के बाद जो प्रॉफिट होती है उसमें भी शेयर करती है। कुछ कंपनी तो ऐसे भी करती हैं कि उनके प्रॉफिट जो बहुत अच्छी होती है, तो प्रॉफिट का एक इनिशियल एक पार्टीशन जो है ना, ऐसे भी, यानी कि वेल सेटल नहीं हुआ फिर भी उसने वो दे देती है। सपोज कि कोई एक
बिजनेस कोई किसी ने एक नया IPO आया, नया बिजनेस आया और उसने क्या किया कि उसने एक जगह कोई सेटलमेंट करी, उसमें अच्छा खासा उसको प्रॉफिट हुआ, फिर वो उसका 1 से 2 करने जा रहा है। अब दूसरा करने के लिए सपोज करो कि उसको 500 करोड़ की ज़रूरत है और उसकी प्रॉफिट हो गई है 600 करोड़, तो 500 करोड़ डालेगा 100 करोड़, यानी कि दूसरा जो उसको एक्सपेंड करना है उसमें वो क्या करेगा, 500 करोड़ डाल देगा, 100 करोड़ को डिविडेंड के रूप में बांट देगा ताकि उसके शेयर होल्डर कहीं ना जाए। ठीक है, उसके बाद लेकिन 500 उसको जो दूसरा वाला डालना है ना, उसकी इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर वो तीसरा वाला डालेगा, उसी में ऐसे करेगा, उसको जितनी ज़रूरत है, अगर एडिशनल अमाउंट उसके पास एडिशनल प्रॉफिट होती है तो क्या करेगा, शेयर होल्डर को बांट देगा। ऐसे उसके शेयर प्राइजेस बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। फिर वही बात आती है कि स्टॉक मार्केट में, यानी आगे बात करते हैं हम लोग कि स्टॉक मार्केट के पीछे एक्चुअली बिजनेसेस होते हैं ना, तो उन बिजनेसेस को हमको समझना होगा। इसको हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, जो हम आने वाले वीडियोज़ में इस पर चर्चा करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि हर एक स्टॉक के पीछे एक धंधा होता है और धंधे से ही पैसा बनता है, धंधे से धंधा होता है और उससे पैसा बनता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।